कोरोना संकट पर पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 4 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। कोरोना पर मैराथन मंथन के दौरान तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने 17 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की मांग की है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गांवों को कोरोना मुक्त रखना बड़ी चुनौती है, जबकि 2 गज की दूरी को कोरोना से लड़ाई में कारगर हथियार बताया। पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जुड़े। दिल्ली से 15 शहरों के बीच कल से ट्रेन चलने लगेगी। रांची और दिल्ली के बीच सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से बुधवार और शनिवार को ट्रेन खुलेगी, जबकि रांची से गुरुवार और रविवार को ट्रेन खुलेगी। दिल्ली से शाम 4 बजे ट्रेन खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:30 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं रांची से शाम 5:10 पर ट्रेन खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:55 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। रांची और दिल्ली के बीच ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। रांची रेल मंडल के परिचालन मैनेजर नीरज कुमार ने कहा कि यात्रियों को कोरोना को लेकर जारी सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। रेल सेवा का टिकट सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा। स्टेशन स्थित काउंटर पर किसी भी तरह के टिकट उपलब्ध नहीं होंगे। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। कोरोना की मार से राज्य का खजाना खाली होता जा रहा है और हालत आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए से भी ज्यादा वाला है। लिहाजा सरकार अब आर्थिक कॉरिडोर को शुरू करने की तैयारी में दिख रही है। पहले से ही आर्थिक कमी से जूझ रही राज्य सरकार को अब कोरोना ने जोर का झटका दिया है। सरकार के मुख्य राजस्व स्रोत में भारी कमी आने से शराब समेत अन्य वैकल्पिक उपायों पर तेजी से विचार किया जा रहा है। हर महीने अन्य खर्च को छोड़कर राज्य सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें वेतन मद में 1200 करोड़, पेंशन मद में 500 करोड़ और 300 करोड़ ब्याज भुगतान पर खर्च होता है। लेकिन इन खर्चों को पूरा करने के लिए भी सरकार को आमदनी नहीं हो पा रही। सब में कमी आ गई है, पूरे में सभी हेड में कमी आ गई है। और जैसे मैंने कहा कि 38-39% ही राशि हमें मिल पाई है अप्रैल के महीने में। जब शराबबंदी नहीं किए हैं, हम शराब बेचते ही हैं, देश राज्य में बिकता ही है, तो फिर क्या दिक्कत है? अन्य राज्य खोल रहे हैं तो हम भी खोल सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व की क्या स्थिति है। वाणिज्य कर की बात करें तो अप्रैल 2019 में 1258 करोड़ 19 लाख रुपए, जबकि अप्रैल 2020 में ये सिर्फ 407 करोड़ 19 लाख तक पहुंच गया। भू राजस्व मद में अप्रैल 2019 में जो संख्या 4 करोड़ 29 लाख थी, वहीं अप्रैल 2020 में ये संख्या 8 करोड़ 86 लाख पहुंच गई। एक्साइज में अप्रैल 2019 में 224 करोड़ 79 लाख रुपए, जबकि अप्रैल महीने में 2020 की बात करें तो 104 करोड़ 39 लाख रुपए। रजिस्ट्री की बात करें तो अप्रैल 2019 में ये संख्या 22 करोड़ 31 लाख रहती है, जबकि अप्रैल 2020 में ये महज 5 लाख तक रह गई। ट्रांसपोर्ट में अप्रैल 2019 में जो संख्या 73 करोड़ 29 लाख थी, वही अप्रैल 2020 में ये संख्या 19 करोड़ 39 लाख तक पहुंच जाती है। माइंस के क्षेत्र में अप्रैल 2019 में 408 करोड़ 43 लाख रुपए, जबकि अप्रैल 2020 में ये संख्या 243 करोड़ 28 लाख रह गई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी का भी जो लास्ट मंथ था उसमें कलेक्शन कम हुआ होगा और इस फाइनेंशियल ईयर के भी 1.5 महीना बीत गया है जिसमें कि कोई भी फाइनेंशियल कलेक्शन नहीं हुआ होगा।
हालत ये है कि अप्रैल 2019 में राज्य सरकार को 1991 करोड़ 30 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुए थे, जबकि इस वर्ष अप्रैल में सिर्फ 786 करोड़ 16 लाख रुपए ही खजाने में आ पाए। लिहाजा सरकार अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियों को शर्तों के साथ शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि आर्थिक बदहाली से उबरा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि वो राज्य में अभी शराब की दुकान खोलने के पक्ष में नहीं है। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जनता से बड़ी शराब नहीं है, अभी सरकार का ध्यान पढ़ाई पर है। मंत्री ने दिल्ली का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में शराब की दुकान खुलते ही डंडे चलने लगे, वो ऐसा झारखंड में नहीं चाहते हैं। जनता से महत्वपूर्ण शराब नहीं है, बात तो सही है। आप देखे हो दिल्ली का क्या हुआ। सो दिल्ली में खोल दिया, लाइन लग गया, लाठी चला कि नहीं, वो हम नहीं करना चाहते हैं। नहीं, इसीलिए ऑनलाइन व्यवस्था की बात आज पढ़ाई से महत्वपूर्ण शराब पर नहीं हम। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने खूंटी पर सदन में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में चल रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि सरकार हर एक व्यक्ति तक राशन और भोजन मुहैया कराने के लिए तत्पर है। इसी के तहत वे राज्य भर में घूम घूम कर कोरोना के संकट के समय में खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। कि सरकार का उद्देश्य है फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करना। यूपीए सरकार के समय में यह कानून बना था और ये सरकार का, झारखंड सरकार का इरादा है कि इस कानून को सही ढंग से और पूरी तरह से लागू करें संकट की घड़ी में। इसलिए हम लोग पूरा लागू किए, न केवल कार्डधारी को दे रहे हैं बल्कि जो अप्लाई किए हैं कार्ड के लिए उनको भी दे रहे हैं। परिवहन विभाग ने झारखंड चालक एवं परिवहन सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और परिवहन सचिव रवि कुमार ने इसे काफी उपयोगी बताया है। इस मौके पर कोरोना से बचाव के लिए वाहन चालक सुरक्षा मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि चालक सुरक्षित रहेंगे तो अन्य लोग भी सुरक्षित होंगे। वर्तमान स्थिति में एक ही आदमी जा सकते हैं। इसमें हम लोग भी सूचना प्राप्त हो रही है, कुछ महिला का जाने के लिए, बुजुर्ग लोग का जाने के लिए, उनका कुछ यहाँ जिलाने के लिए कुछ कठिनाई हो रही है करके, उसका संबंध में निर्देश आने के बाद पता चलेगी, हम लोग आपका सूचित करेंगे। वर्तमान स्थिति में बाइक में एक ही आदमी जा सकते हैं, कार में एक ड्राइवर, उसके साथ में 2 आदमी जा सकते हैं। पंजाब के भटिंडा से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1188 यात्रियों को लेकर डाल्टनगंज पहुंची। डाल्टनगंज स्टेशन पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम किया गया था। मेडिकल यूनिट ने सभी मजदूरों का स्क्रीनिंग किया, जिसके बाद उन्हें उनके जिले में भेज दिया गया। तो भटिंडा से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची डाल्टनगंज, जहां पंजाब के भटिंडा से 1188 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन पहुंची और सभी यात्रियों को उनके गृह जिले भेज दिया गया स्क्रीनिंग के बाद। जबकि बेंगलुरु से एक विशेष ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची, जिसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई और फिर सभी मजदूरों को उनके जिलों में भेज दिया गया। बेंगलुरु से आए मजदूरों ने बताया कि उनका काम बंद था और उन्हें वहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद वो अपने घर लौटना चाहते थे। 18 जिलों के 1141 मजदूर विशेष ट्रेन से पहुंचे। देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण का काम कर रहे कामगारों को पिछले 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली है, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में परेशान मजदूरों ने आज अपने घर की ओर कूच कर दिया। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले के रहने वाले हैं। मजदूरों का आरोप है कि काम कराने वाली एजेंसी ने उनके साथ ज्यादती की है। वहीं एजेंसी मजदूरों के आरोपों से इनकार कर रही है। जबकि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचा और मजदूरों से बात कर उन्हें मनाया। नहीं मिल रहा 3 महीना से, व्यवस्था नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे। 500-600 रुपया खर्चा मिल रहा है, खाली देता है। हमारे घर से प्रेशर आ रहा है। ऐसा नौकरी करने से क्या मतलब है। 3-3 महीना जब झेल रहा है, माँ बाप भाई बहन काय के लिए जब है सर। अभी पास में पैसा नहीं है, हमारे बाल बच्चा भूखा हो रहा है उस घर में, हम भी भूख हो रहा है। कहाँ काम करते थे? एयरपोर्ट में। तो कहाँ जा रहे थे आप लोग? छत्तीसगढ़। ये सभी जो है गढ़वा एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करते थे ये सारे मजदूर।
और ये सभी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पलामू से बिलोंग करते हैं। और इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को अपने गृह राज्य या जिला में भेजा जाए। यहाँ पेमेंट नहीं मिला, काफी दुख हो रहा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से हम लोग बात किए हैं कि इनको इनका जो भी बकाया है वो शीघ्र इनका भुगतान करें और हम लोग भी इनको भेजने की व्यवस्था शीघ्र ही करें। लॉकडाउन के बीच गुमला प्रशासन न सिर्फ नक्सल प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों के बीच मदद पहुंचा रहा है, बल्कि कोरोना को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने में भी जुटा है। पहली बार बड़े अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में भी खुशी है। वैसे तो गुमला जिला के कई प्रखंड नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन इन सब के बीच रायडीह प्रखंड का लालमाटी गांव पूरी तरह से माओवादियों का गढ़ माना जाता है। इस इलाके की प्राकृतिक बनावट इतनी खतरनाक है कि वाहनों का परिचालन संभव नहीं हो पाता। इसके बावजूद आज जब कोरोना बंदी की वजह से ग्रामीण परेशान हैं, तो प्रशासन हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। दुर्गम रास्तों से होते हुए 3000 फीट की ऊंचाई पर जब प्रशासनिक पदाधिकारी लालमाटी गाँव पहुँचे तो ग्रामीणों की खुशी देखने लायक थी। बहुत दिक्कत है, सब लोग आए हैं, मदद कर रहे हैं। हम लोगों को हर चीज़ का दिक्कत होता है, आने जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी छकड़ा का साधन नहीं है, सुविधा नहीं है। आज तो आए हैं, सरकार साहब लोग तो मदद अच्छा लग रहा है, दे रहे, गरीब दुखी को राशन पानी दे रहे। तो सहाय मन नहीं रहे, बहुत दिन के बाद आए हैं, खाना उन्हें सब पहुँच, खाना चावल सब कुछ मिल गया, अरे बीमारी के बारे में सब कुछ जाने ना। और हम लोग के बीच साहब लोग आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता है आने जाने के लिए। पूरी तरह से घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे इस क्षेत्र में आज तक कोई भी उपायुक्त स्तर का पदाधिकारी नहीं पहुंचा और उनकी टीम का यहां पहुंचना अपने आप में बड़ी बात हो गई। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच न केवल अनाज और आलू बल्कि साबुन और चॉकलेट का भी वितरण किया। जो रायडीह प्रखंड के दूरस्थ गांव लालमाटी में जहां हमारे आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, वहां पर आए हूँ। आज जितने भी आदिम जनजाति हैं उनको के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ में जो कोरोना से के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है सभी को। और यहाँ की जो चूँकि हमारे मुख्यालय से काफ़ी दूर जंगल और पहाड़ों में अवस्थित ये गांव है, तो यहाँ की जो बुनियादी समस्या हैं उनके बारे में अवगत हुआ हूँ और जो पानी और रोड की समस्या है उसका जल्दी आने वाले समय में इसका निराकरण होगा। कोरोना की समस्याओं के दौरान ही सही, लेकिन घोर नक्सल प्रभावित लालमाटी गांव में पहुंचकर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने जिस तरह से जरूरतमंदों की मदद की, उससे स्पष्ट है कि प्रशासन अंतिम शख्स तक मदद पहुंचाने को प्रयासरत है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील की रिपोर्ट। बीजेपी के दबंग विधायक ढुल्लू महतो आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। महीनों तक पुलिस के साथ लुकाछिपी के बाद आज उन्होंने सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए ढुल्लू महतो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर शिकंजा, रंगदारी मांगने के मामले में भेजे गए जेल। यौन शोषण मामले में भी बढ़ेगी मुश्किलें। आखिरकार बीजेपी के दबंग विधायक ढुल्लू महतो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा विधायक ने न्यायिक दंडाधिकारी के आवासीय कार्यालय में अपने सहयोगी कपिल राणा के साथ सरेंडर कर दिया, जिसके बाद ढुल्लू की जमानत याचिका पर बहस हुई। लेकिन सहायक लोक अभियोजक संगीता ने ढुल्लू महतो की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जमानत याचिका पर बहस के दौरान ढुल्लू महतो के वकील ने कहा कि इरशाद पर विधायक ने 4 साल पहले मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए इरशाद ने ढुल्लू महतो के खिलाफ केस किया है। तो उन्होंने एक इरशाद नाम का आदमी जो मुजफ्फरपुर का है, जो विधायक से रंगदारी मांगने का कोशिश किया, मांगा, तो उसके विरुद्ध में विधायक जी ने मामला दायर किया था। ढुल्लू महतो के खिलाफ क्या मामला है वो जान लीजिए। मुजफ्फरपुर के कारोबारी इरशाद आलम ने शिकायत की थी। ढुल्लू महतो पर रंगदारी मांगने और हाईवा छीनने का आरोप लगाया था। धमकी, मारपीट और गाली गलौज का भी आरोप लगाया गया है। ढुल्लू समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा भी
बाघमारा के दबंग विधायक ढुल्लू महतो पर कई मामले चल रहे हैं। ढुल्लू पर यौन शोषण का भी आरोप है, जबकि उसके चचेरे भाई ने भी रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस पिछले कई महीनों से ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी थी। इसे लेकर उनके चिटाही स्थित आवास से लेकर रांची स्थित फ्लैट पर भी कई बार छापे मारे गए, लेकिन आज ढुल्लू महतो ने रंगदारी के एक मामले में सरेंडर कर दिया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन माना जा रहा है कि यौन शोषण सहित बाकी मामलों पर भी पुलिस विधायक को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। सरेंडर के बाद ढुल्लू महतो को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे पुलिस की कामयाबी बता रहा है, वहीं बीजेपी ने सत्ता पक्ष के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। नहीं करते तो पकड़े जाते। अब तो न्यायालय है, न्यायालय अपना विचार करेगी। केस है उन पर, सरेंडर पहले करना चाहिए था, बाद में किए हैं। अपना कानून का एक अपना रास्ता है, अपना तरीका है। कैसे गुंडागर्दी इन्होंने किया और किन किन लोगों पर कैसे कैसे गुंडागर्दी धनबाद में इनकी चलती है, कैसे कोयला क्षेत्र में इनका रंगदारी चलता है, सबको कैसे ये अपने लोगों को रेप करते हैं, सबका कारनामा हम लोगों ने देखा है। मगर ये हेमंत जी की सरकार है और राजद समर्थित सरकार है, इसमें किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आखिर कानून का राज था और बहुत सीरियस केस था, तो इतने दिनों तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ सके? तो पुलिस के लिए तो एक चुनौती था। अब कोई आकर के सरेंडर कर दे और उसके बाद अब वाहवाही लूट रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। रांची के जगन्नाथपुर हत्याकांड में नया मोड़ आया है। जिस महिला पर पति और बेटे की हत्या का आरोप था, आज उसका शव कुएं में मिला। 10 मई को मदर्स डे के दिन जहां पूरी दुनिया मां की ममता को नए लफ्जों से गढ़ रही थी, वहीं रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में एक 4 वर्षीय बच्चे और उसके पिता की हत्या से हर कोई सख्ते में आ गया। चूंकि बच्चे की मां घर से फरार थी, लिहाजा बेटे और पति की हत्या का शक उसी पर गया और आज सोमवार को कुएं से महिला के भी शव बरामद होने से स्थानीय लोग और पुलिस के होश उड़ गए। अब लॉकडाउन का समय है, हमको तो लगता है कि वो बाहर नहीं कहीं जा पा रही थी और हम लोग का भी जो लड़का लोग लगा हुआ था उनके बारे में पता करने के लिए उस स्थिति में कहीं छिपी हुई होगी। और आज अचानक हम लोग को अभी जस्ट हम लोग पता ही करने के लिए दूसरे गांव की तरफ जिधर पता चलता था जाते थे, लेकिन अचानक पता चला कि नहीं, वो महिला अभी कुआं में कूदी हुई और उनका बॉडी पानी के ऊपर में उबला हुआ है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों में शक को लेकर सुषमा और उसके राजमिस्त्री पति लूकस गुड़िया के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था और रविवार को गुस्साई पत्नी ने घर में रखे कुल्हाड़ी और रॉड से अपने पति और बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई और पति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोई संदेह तो ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे अभी लोकल इंक्वायरी हुई है उसमें आया है कि पहले भी औरत जो है अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदने का प्रयास कर चुकी है। तो लेकिन इनके मृत्यु का कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही कहना ठीक रहेगा। बहरहाल हटिया पुलिस मर्डर और मौत की इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। सवाल यही है कि क्या शक ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया या पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और है। रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दुमका से खबर है, यहां के काठीकुंड में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या की गई है। घर से महज 200 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुबह ग्रामीणों ने दोनों का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने का दावा किया है। जमशेदपुर में 29 अप्रैल को हुए गैंगवार मामले में आज और 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक इस मामले में लगभग 2 दर्जन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 29 अप्रैल को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में 2 गुटों में गैंगवार हुआ था। कुख्यात अखिलेश सिंह के समर्थक कन्हैया सिंह और सुधीर दुबे समर्थक आपस में भिड़ गए थे। पश्चिमी सिंहभूम के मुफस्सिल थाना इलाके में जमीन विवाद और डायन के आरोप में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तिलाई साई गांव में 2 परिवारों में जमीन विवाद चल रहा था। इस दौरान दोनों परिवार के बीच मारपीट होती थी। 10 मई की शाम दोनों परिवार डायन के विवाद में भिड़ गए और इस दौरान महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। खबर चतरा से, यहां के इटखोरी थाना पुलिस ने जिला में प्रतिबंधित टीपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है।
विशेष छापेमारी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने टीएसपीसी के हार्डकोर नक्सली वीरेंद्र उर्फ कामेश्वर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋषभ झा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 9mm का पिस्टल, 1 मराठी बंदूक, 1 खोखा, दर्जनों वर्दी बरामद किए गए हैं। इन सभी नक्सलियों की पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। सीएम हेमंत सोरेन अपनी चाची के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रामगढ़ के निमरा के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सीएम ने अपनी चाची की अंतिम यात्रा में कंधा भी दिया और पूरे समय शमशान घाट पर मौजूद रहे। सीएम के अलावा उनके मंत्रिमंडल के साथी मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।